वेलकम बैक। अपने अगली क्लास में हम लोग आ चुके हैं और अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब हम जो आंतरिक ऊर्जा है, बेसिकली आंतरिक ऊर्जा को हम अब निकाल लेंगे। कुल यांत्रिक ऊर्जा ही आंतरिक ऊर्जा के रूप में परिभाषित होती है, उसको बताएंगे। चलिए, अब आ गया ऊर्जा के सम विभाजन के बाद अगला पॉइंट लेंगे। और इस पर देखिए हमें बहुत अच्छे से विचार करना पड़ेगा। दो बातें हैं इसमें, एक परमाणु गैस के लिए, दो परमाणु गैस के लिए, बहु परमाणु गैस के लिए, जो मैंने अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उसको अलग अलग तरीके से देखना है। विशिष्ट ऊष्माधारिता, ये है 13(6) विशिष्ट ऊष्माधारिता। ऊष्मा धारिता, ठीक। अब यहाँ पे भी बात होगी मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में, यानी मोल, एक मोल की बना लेंगे, है ना, या एक अणु की बना लेंगे, ठीक। तो हमने दो चीज़ें देखो हमने पढ़ी हुई हैं। अंग्रेजी में लिख दो इसको, लिख दो सर, लिख दो सर, ठीक है। ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फाइनल डन। हमने दो बातें पढ़ी थी यहाँ पे। हमने एक पढ़ा था सीपी, एक पढ़ा था सीवी। ये कहाँ थी? ये थी नियत दाब पर, और ये थी नियत आयतन पर, ठीक। तो नियत आयतन पर दी गई ऊष्मा, किसी भी गैस को, आदर्श गैसों की बात हो रही है, दी गई ऊष्मा गैस की आंतरिक ऊर्जा में बदल जाती है, या उसकी आंतरिक ऊर्जा के रूप में होती है नियत आयतन पर। यानी इसका संबंध सीधे सीधे आंतरिक ऊर्जा से हो जाता है। आंतरिक ऊर्जा, ठीक। अब आंतरिक ऊर्जा कैसे? भाई 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ाने के लिए, या 1 केल्विन का तापमान बढ़ाने के लिए 1 मोल को इतनी ऊष्मा हम देते हैं, तो ये हो जाती है मोलर हीट कैपेसिटी। बिल्कुल वैसे ही परिभाषा है। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो कैपेसिटी होती है, उसी के हिसाब से ये मोल पे लगी हुई है। बेसिकली ये मोलर है। तो अगर हम आंतरिक ऊर्जा को इसके पदों में, सीवी के पदों में लिखना चाहें, तो आंतरिक ऊर्जा कितनी हो जाती है? किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा, इसे कह देते हैं U, और ये हो जाती है NCVT। T क्या है? तापमान हो गया। N क्या है? मोलों की संख्या। और CV क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया भाई, अगर किसी गैस के N मोल हैं, उसका इतना तापमान 1 केल्विन में लगता है, ये तापमान, उसकी CV ये है, तो उसके पास इतनी आंतरिक ऊर्जा है, ठीक। आंतरिक ऊर्जा क्या है अगर देखा जाए, तो आंतरिक ऊर्जा कुल यांत्रिक ऊर्जा है। यानी आंतरिक ऊर्जा जो है बराबर है कुल
यांत्रिक ऊर्जा। अब कुल यांत्रिक ऊर्जा जो हमने परिभाषित की है अब तक, हमने उसको मूलतः परिभाषित किया है गतिज ऊर्जा के पदों में। जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है वो हमने क्या बताई है? हमने कहा है साहब हमारे पास 3 प्रकार की गैसें हैं, ठीक, 1 2 3। एक परमाणु में ये ऊर्जा है 3RT/2। एक मोल के लिए अगर एक अणु के लिए करूं तो K लगा दूंगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और द्विपरमाणु के लिए साहब ये है 5RT/2, 5RT/2। इस बॉक्स को बड़ा कर दूं, ये लो, ये हो गई। और बहुपरमाणु में सब 2 रास्ते हैं। एक में है 5RT/2 और एक में है 6RT/2, ठीक। ये है जो परमाणु रेखीय अणु है और जो रेखीय नहीं है, त्रिविमीय है, इसे भी लिख सकते हैं त्रिविमीय है। जैसे अभी हमने बात की थी अमोनिया के बारे में, तो ये भी है। ये सब क्या है? 1 मोल की है। तो कुल मिलाकर ये कुल जो आंतरिक ऊर्जा है साहब ये है। और ये सारी की सारी ऊर्जाएं साहब ये गतिज ऊर्जा में ही परिभाषित हुई हैं। हमने गतिज ऊर्जाएं जोड़ी हैं, एक्स अक्ष पे चलेगा, वाई अक्ष पे चलेगा, जेड अक्ष पे चलेगा, एक्स अक्ष के परितः घूमेगा, वाई अक्ष के परितः घूमेगा। ये सब जोड़ जाड़ के हमने ये चीज़ें बनाई हैं, जो कि पिछली क्लास में हमने अच्छे से पढ़ लिया है इन सब चीज़ों को, ठीक। तो यही यांत्रिक ऊर्जा है, यही गतिज ऊर्जा है और यही आंतरिक ऊर्जा है, यही ये है, ठीक। यानी अगर हम किसी गैस के कांस्टेंट वॉल्यूम पर, नियत या अचर आयतन पर उसमें कोई ऊर्जा का लेन देन करते हैं तो वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और वही ऊर्जा जो भी उसके पास कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है वही उसकी आंतरिक ऊर्जा भी होती है, ठीक। ये जो आंतरिक ऊर्जा है यह परिभाषित है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्ञान की बात करते हैं, बहुत, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, आंतरिक ऊर्जा पे लंबा चौड़ा भाषण दे देते हैं। ये होता है, दैट इज मेड इफेक्ट ऑन चाइल्ड। यार बच्चे का दिमाग मत बिगाड़ो तुम, उल्टे पुल्टे कॉन्सेप्ट बना देते हैं। ये होती है आंतरिक ऊर्जा, ये होती है आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा साहब अंदर की ऊर्जा होती है साहब, किसी भी अणु परमाणु के अंदर जितनी भी ऊर्जा है वह सब आंतरिक ऊर्जा है। उल्टा पुल्टा सब चलता रहता है। तो बेसिकली फोकस ना बिगाड़ें, बस यही आंतरिक ऊर्जा है। आंतरिक ऊर्जा कांस्टेंट वॉल्यूम पर CV से परिभाषित हो जाती है, क्योंकि अचर या नियत आयतन पर जो भी ऊर्जा देते हैं उसमें गैस का आयतन नहीं बढ़ता तो कार्य नहीं करती गैस, तो वह सारी किस पे चली जाती है? आंतरिक ऊर्जा में। आंतरिक ऊर्जा कुल यांत्रिक ऊर्जा है, कुल यांत्रिक ऊर्जा में ये ऊर्जाएं हैं। तो बात अब समझ में आ गई, दैट इज कि CV क्या है। अब हम किसी का भी CV निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, इस चीज़ को हटा लेते हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि 1 मोल के लिए, 1 परमाणु गैस के लिए, 1 मोल के लिए N बराबर 1, यानी 1 मोल के लिए, ठीक। तो कितना हो जाएगा U हो जाएगा CVT, ठीक। अब इसी को मैं लिख देता हूं,
ठीक, अब ये कितनी चीज़ों में, कितनी जगहों पे ये आ रही है, अगर मैं इसे कहूँ, ये 3 जगहों पे जा रही है। ऐसे ये है एक परमाणु के लिए, ये है द्विपरमाणु के लिए, और ये है बहुपरमाणु के लिए। ठीक, अब एक परमाणु के लिए कितना था, अगर देखा जाए एक परमाणु के लिए कितना था, ये सीवी या इंटरनल एनर्जी कितनी बनती थी, वो बन रही थी 3RT/2, क्योंकि एक परमाणु घूमता नहीं है, उसमें घूर्णन नहीं था। तो कितना सीवी हो जाएगा इसका, इसका सीवी हो जाएगा 3R/2, इसका सीवी हो जाएगा, बात समझ गए, 5R/2। इसका सीवी हो जाएगा दो तरीकों से, या तो 5R/2 या 6R/2। 5R/2 किसके लिए, जिसमें अणु रेखीय है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड है, और 6R किसके लिए, जिसमें अणु त्रिविमीय है, यानी अमोनिया टाइप का जो है उसके लिए। अब चूंकि सबके सीवी यहीं से मिल गए, ठीक, तापमान हटा दिया, सीवी देख लिया, तापमान के साथ लगा हुआ पद क्या है, 3RT/2, तो T हट गया, ये आ गया। अब यहीं से इन सब के सीपी बताए जा सकते हैं, क्योंकि तुमने एक फॉर्मूला बना रखा है, पहले बना लिया था बहुत पहले, जिसे तुम कहते हो मेयर का सूत्र, ये था Cp - Cv = R। तो तुम्हें पता है Cp है Cv + R। अचर दाब पर मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर विशिष्ट उष्मा जो है, ये है Cp। Cv मिल गया सबका, Cp भी मिल जाएगा। अब देखो Cp लिख देते हैं सबका, ये देखो, ये Cp लिख दिया सबका मैंने, ठीक। ऐसे कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ एक परमाणु, यहाँ द्विपरमाणु, और यहाँ बहुपरमाणु, ठीक, सिंपल। अब देखो इसमें R जोड़ूँ, कितना हो जाएगा ये, 3R/2 में R जोड़ दूँ तो जब 5R/2, Cp = 5R/2। ये कितना है पहले से 5, ये हो जाएगा 7R/2। इसका Cp कितना हो गया, 7R/2, ठीक। और इसका Cp जोड़ लो, इसमें R जोड़ लो, इसमें R जोड़ लो, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक। यानी इसमें दोनों Cp जो है इस तरीके से ले जाएं, एक हो गया 7R/2 और एक हो गया 8R/2, ठीक। 7R/2 किसका हो गया, सरल रेखीय वाले अणु का, और ये त्रिविमीय संरचना वाले अणु का हो गया 8R/2। तो Cp मिला, Cv मिला, ठीक। और क्या कॉन्सेप्ट लगाकर मिला कि साहब कुल यांत्रिक ऊर्जा ही आंतरिक ऊर्जा है, जिसमें गतिज ऊर्जा निकाली हुई है हमने। कुल गतिज ऊर्जा ही यांत्रिक ऊर्जा है, और वही आंतरिक ऊर्जा है। इससे ज़्यादा कोई आंतरिक ऊर्जा परिभाषित नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं पता। तो भाषण देना, लेक्चर देना, उस पर ज्ञान बांटना, तो सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है, सब बेकार है, परिभाषित नहीं है। भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में वो चीज़ है ही नहीं, साइंस में वो चीज़ है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब एक छोटा सवाल पूछ लेते हैं। O2 का CV क्या है? O2 का CV क्या है? ठीक, तो O2 कैसी गैस है? बताओ कैसी गैस है O2? O2 द्विपरमाणुक गैस है। कितना होगा इसका CV? इसका CV होगा 5R/2। ठीक, अगला सवाल। ठीक, हीलियम का CP क्या है? हीलियम का, तो हीलियम कैसी गैस होती है? एक परमाणुक गैस होती है। तो कितना हो गया CP? CP हो गया CV+R। एक परमाणुक गैस का CV कितना होता है? 3R/2 प्लस R, कितना हो गया? 5R/2। ठीक, हेलो। हाँ प्रवीणा बताओ। नमस्ते, बताओ। क्या 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 मांग रहे हैं? ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव वाला? चलो आज थोड़े भेज देता हूँ मैं, पर तो 3 तारीख में तो पेपर ही है तुम्हारा। अच्छा ठीक है, थोड़ा भेज देते हैं 1-2 दिन के लिए ना। आज देते हैं, थोड़े से बच्चों को दे देना, ठीक है। बाकी मैंने किरण प्रकाशी की बना के दिया था, दे दो बच्चों को। हाँ बस ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, कोई चिंता ना करो, ठीक है। ओके ओके ओके। तो थोड़ा और लिख लें, ठीक, और ले लें एक सवाल, बताओ। ठीक, अब CO2 का CP क्या है? ये बताओ। CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का CP क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कैसी है? ये सरल रेखीय संरचना है इसकी, देखो ऐसी ऐसी संरचना है इसकी। इसका CV कितना होता है? 5R/2। तो इसका CP कितना हो जाएगा? CP हो जाएगा 5R/2 प्लस R, ये हो जाएगा 7R/2 लो। ठीक, अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब आगे देखते हैं। कहते हैं यदि CP/CV गामा है एवं CP-CV R है, ठीक, तो तापमान T पर किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या है? सिंपल सी बात है, तापमान T पर किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या है? ठीक, गामा और R के पदों में, किसके पदों में मांग रहा है? गामा एवं R के पदों में। ठीक, तो समझ में आ गई बात, कहाँ पहुंच रहा हूं मैं? अगर आप देखें सिंपली, गैस की आंतरिक ऊर्जा ये है, देखो CVT 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए, ये देखो
और अगर इसी को कर दूं n से गुणा तो ये हो गई n मोल के लिए। अब Cv का मान मुझे यहां से निकालना है और इसमें डाल देना है। अब देखो कैसे निकालते हैं। Cp माइनस Cv इक्वल टू R। Cp क्या है? Cp है गामा Cv, तो ये हो गया गामा Cv माइनस Cv इक्वल टू R। तो Cv का मान मुझे मिल गया R और गामा के पदों में, ये आ गया देखो। ठीक, ये मैंने यहाँ लगा दिया। देखो इसमें U इक्वल्स टू N R गामा माइनस 1T, ये डालो। N मोल के लिए ये आ गया। 1 मोल के लिए N का मान 1 रख देंगे, काम खत्म। तो गामा के पदों में मिल गया। ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हम क्या करने वाले हैं। अब एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा आपको, बड़ी बढ़िया चीज़ है, बढ़ाने की बात नहीं है इसमें कोई भी बहुत बड़ी बढ़ाना बढ़ाना कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। उसका लॉजिक तुम्हें बना के दूंगा, ठीक है। ये है स्वतंत्रीय कोटि। स्वतंत्रीय कोटि, ठीक, इसके बारे में बता देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो इसकी सिंपल सी एक परिभाषा लिखूंगा मैं, पहले मैं इसकी सिंपल सी एक परिभाषा लिखूंगा, उसके बाद इसे गैसों पे लगा दूंगा। ये कह रहे हैं किसी निकाय को निरूपित करने के लिए जितने कम से कम स्वतंत्र अक्षों की आवश्यकता होती है, उसे उस निकाय की स्वतंत्र, देखो ये शब्द जो है कोटि कहते हैं। बस किसी निकाय को निरूपित करने के लिए, मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए, ठीक, जितने कम से कम स्वतंत्र अक्षों की आवश्यकता होती है उसे निकाय की, उसे उस निकाय की स्वतंत्रीय कोटि कहते हैं, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अब देखो इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी तल है, पृथ्वी
क्षैतिज तल, और इस तल के समांतर मैंने एक अक्ष बना दिया, ये मान लीजिए है एक्स अक्ष, इसी तल पे क्षैतिज तल है बिल्कुल, और यहां पर एक कार जो है इस पे आगे की तरफ जा रही है, मान लीजिए ऐसे जा रही है। तो कुल मिला के इस कार को, अगर मैं इस कार को निरूपित करूं, इस कार की गति को निरूपित करूं, इस कार की ऊर्जाओं को निरूपित करूं, तो कम से कम एक अक्ष से मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ये गति एक सरल रेखा में हो रही है, एक्स अक्ष पे हो रही है, तो इसकी स्वतंत्रता की कोटि को मैं एक लिख सकता हूं, सिर्फ एक से मेरा काम चल जाएगा कम से कम। ठीक, अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब अगर मैं प्रक्षेप्य गति में किसी गेंद को फेंक दूं, क्या है प्रक्षेप्य गति, तो कम से कम मुझे दो अक्षों की या दो दिशाओं की या दो प्रकार की ऊर्जाओं की जरूरत पड़ेगी। एक है गतिज ऊर्जा, एक है स्थितिज ऊर्जा। एक दिशा में त्वरण है, ऊपर नीचे गुरुत्वीय त्वरण है, एक दिशा में नहीं है। तो कुल मिला के मुझे कम से कम दो विमाओं की या दो दिशाओं की जरूरत पड़ेगी। तो कितनी स्वतंत्रता की कोटि कम से कम हो सकती है? दो। ठीक, और देखते हैं, थोड़ा सा पहचान में आ रही होंगी चीजें। अब ये मान लीजिए कोई क्षैतिज तल है, ठीक, और इसके ऊपर एक बेलन या गोला घूमते हुए आगे बढ़ रहा है, घूमते हुए, रोलिंग करते हुए, लुढ़कते हुए आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ने वाली ऊर्जा अलग तरीके से परिभाषित होगी और घूमने वाली ऊर्जा अलग तरीके से परिभाषित होगी। और ये भी जाहिर है, स्पष्ट है कि एक ही अक्ष के परितः घूर्णन है, क्योंकि जिस दिशा में चल रहा है उसी में घूर्णन गति भी उसको सहारा दे रही है, दैट इज। तो यहाँ पे मुझे मेरा दो प्रकार से काम चल जाएगा, कम से कम दो प्रकार से, कम से कम लेना होता है। ठीक, अब फिर से प्रक्षेप्य गति, और इस बार गेंद को घुमाकर छोड़ा हुआ है, यानी जो गेंद है यह घूमते हुए आगे बढ़ती है, यानी स्पिन बॉल घूमते हुए आगे बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, प्रक्षेप्य गति है, प्रक्षेप्य गति को परिभाषित करने के लिए आपको दो ऊर्जाएं तो लेनी पड़ेंगी, एक एक्स अक्ष वाली, एक वाई अक्ष वाली, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थिर ऊर्जा। तो कुल मिला के दो तो आपको चाहिए, लेकिन इसमें घूर्णन भी है, ये घूमते हुए आगे बढ़ रही है। तो यहां पर तीन से कम काम नहीं चलेगा आपका, आपको तीन प्रकार की ऊर्जाएं या तीन प्रकार की गति लिखनी पड़ेंगी। खैर, अब आपकी समझ में आ गया कि कुल मिला के कितने प्रकार की ऊर्जा है और कितने अक्षों पर गति परिभाषित की गई, या कितने अक्षों पर ऊर्जा के परिवर्तन परिभाषित किए गए। यह है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, तो किसी अणु या परमाणु के पास कुल कितने प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है, किसी अणु या परमाणु के प्रकार
कितने प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा, ठीक, किस दिशा में चलता है, किस दिशा में घूमता है, ठीक ठीक, यही है डिग्री ऑफ फ्रीडम, DEF, डिग्री DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वातंत्र्य कोटि। अब जैसे हमने कहा कि साहब ये है ऊर्जा, तो हम जान रहे हैं ये आंतरिक ऊर्जा है, किसकी है, कह रहा द्विपरमाणु गैस की है, ये द्विपरमाणु गैस की है। ये हमने समझ लिया कि द्विपरमाणु गैस की ऊर्जा है ये। एक प्रकार की ऊर्जा कितनी होती है, कह रहा साहब ये होती है RT/2, RT/2 होती है एक मोल के लिए। हम देखते हैं, मान लीजिए अगर एक अणु के लिए देखते हैं तो ये KT/2 होती है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लगा देते तुम इसमें, है यही। तो कुल कितने प्रकार की ऊर्जा है, ये है 5 प्रकार की ऊर्जा। तो ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, ठीक। अब इसमें कहीं कहीं पर प्राइवेट किताबों में तुम्हें एक फॉर्मूला मिलेगा 3n-r, 3n-r, इसे कहते हैं नंबर ऑफ एटम कितने हैं, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। ये फॉर्मूला प्रमाणित नहीं है, वैलिड नहीं है, नो। प्राइवेट किताबों में कहीं कहीं मिलता है, बट दैट नॉट स्टैंडर्ड, मानक नहीं है ये, किसी चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक। चलिए, इससे भी निकलता है, निकलती है इससे डिग्री ऑफ फ्रीडम, कहीं कहीं पे निकल जाती है, बट दैट इज नॉट, ठीक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी कितनी हो गई, किसके पास कितने प्रकार की कुल ऊर्जाएं हैं, तो तूने पता लगा रखा है, पहले से ही लिख देते हैं। चलिए अब डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख देते हैं साहब, यहां लिख देते हैं, देखिए यहां लिख देते हैं एक परमाणुक, इसमें उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए हीलियम, यहां लेते हैं द्विपरमाणुक, इसमें कोई उदाहरण ले लेते हो O2, यहां ले लेते हैं बहुपरमाणुक, ठीक। इसमें कुछ भी जो भी होगा दैट इज नॉट सर्टिफाइड, इसका कुछ नहीं पता, थोड़ी बहुत जानकारी है वो लिख देंगे हम, ठीक। एक परमाणु के लिए कितने प्रकार की ऊर्जा होती है, 3 प्रकार की, इसकी ऊर्जा होती है 3RT/2 मोलर काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, इसकी हो गई 3, इसमें 5 होती हैं, 5 हो गई, इसमें दोनों हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, क्योंकि इसमें सरल रेखीय वाला भी होता है और त्रिविमीय वाला भी होता है। बट नेट की इसका इशू कभी नहीं आया, ये वैलिड नहीं हुआ, पता नहीं चला इसके बारे में, ठीक। क्योंकि कुल मिला के कितनी संरचनाएं परिभाषित हो जाती हैं, कितने कंपन हो सकते हैं, क्या हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जानकारी में नहीं हैं। हाँ, कहने को ठीक है, कोई ज्ञान बांट रहा हो, हाँ भाई होती है, ठीक है भैया, लेकिन दैट इज नॉट वेरीफाइड, ये वेरीफाइड नहीं किया गया, बट ठीक है बता दो, जानकारी तो ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के मोनो एक परमाणुक 3 यानी 3 टाइप की ऊर्जा है 3RT/2, द्विपरमाणुक 5 टाइप की ऊर्जा है 5RT/2। तो ये जो कितने प्रकार की ऊर्जा है दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम कुछ चीज निकाल सकते हैं, कुछ संबंध बना सकते हैं।
चलिए, हमने कहा साहब U जो है वो है CVT किसी भी गैस के लिए, और हमने ये भी कहा कि ये CV जो है यह है FRT/2, यानी ये CV जो है ये बता देता है कितने टाइप की ऊर्जा है। जितने भी टाइप की ऊर्जा है, 3 प्रकार के 3 लिख देंगे, ये हो जाएगा मोनोएटॉमिक, एक परमाणु, द्विपरमाणु है तो 5 लिख देंगे, तो दैट इज यही है DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो CV है वो कितना है, FR/2। F के पदों में, मोनोएटॉमिक में कितना हो जाएगा, 3R/2, डायटॉमिक में, द्विपरमाणुक में 5R/2। सीधा सा हिसाब है, 2 रुपये किलो आलू, इतने रुपए किलो टमाटर, सिंपल लाइफ वाला मैटर है, सिंपल जोड़ना घटाने वाली बात है यहाँ पे, ठीक। अब हमने ये भी कहा कि CP माइनस CVR है, और CP/CV ये तुम्हारा गामा है, हीट कैपेसिटी रेशियो, अनुपात, ठीक। इसे बोल देते हैं एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, यानी रुद्धोष्म प्रक्रम की का जो एक्सपोनेंट है, घात है, चरघातांक है, उसे बोल देते हैं इसको, क्योंकि वहां लगता है ये रुद्धोष्म प्रक्रम तुमने पढ़ा, उसमें लगता है ये, ठीक। अब हम इन चीजों के इसमें और इसमें कोई रिलेशन बनाना चाहते हैं, ठीक, तो बन जाएगा। पहले हम इसे उठा लेते हैं यहां से, ठीक। हम CP को क्या लिख दें, लिख दें गामा CV माइनस CV, ये रहा, ये R है, CV कॉमन ले लें, तो ये हो गया गामा माइनस 1R, ये भी ठीक है। CV को हम FR/2 लिख दें, ये तो मालूम है CV FR/2 है, ठीक, तो इसे FR/2 लिख दें, तो FR/2 गामा माइनस 1R, इस R को काट दें, ठीक। ये जो F/2 इसे पलट के लिख दें, तो ये हो गया गामा माइनस 1 2/F, तो ये आ गया, देखो गामा 1 प्लस 2/F, ये रहा सूत्र, जो गामा को डिग्री ऑफ फ्रीडम में बदलता है, ठीक। इसीलिए ये मोनो पर और डाया पर ये बात बिल्कुल फिट आती है, ठीक। मोनो पर और डाया पर देखो सूत्र बन गया, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है, ठीक। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का एक फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, मैंने कहा था ये फॉर्मूला गलत है, ये काम नहीं करता है, वो मैंने बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-r, क्योंकि मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला अधूरा है या गलत है, पूरी तरह काम नहीं करता, इसलिए वेरीफाइड नहीं है। अब मान लीजिए मैं गामा कुछ किसी गैस का लिखता हूँ, कहीं मान लीजिए मैंने गामा लिख दिया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या पूरी तरह निकल के नहीं आती है। मान लीजिए कहीं पे मैंने गामा लिख दिया, मैंने कहा सर गामा है 1.43, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से संख्याओं में नहीं आती, 5 7 2 3 5, जबकि ये फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा संख्या में ही बताता है, ठीक, हमेशा संख्या में ही बताता है। तो मोनो के लिए या डाया के लिए, एक परमाणु के लिए या द्विपरमाणु के लिए, ये जुगाड़बाजी है, लगा सकते हैं आप। ये क्या है, ये है परमाणु की संख्या, परमाणुओं की संख्या, और ये है परमाणुओं में स्वतंत्र संबंध, परमाणुओं में स्वतंत्र
संबंध, इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द एटम्स। अब देखो, इसको निकाल के लगा के हम निकालते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्या बताता है। ठीक, ऐसे कई सूत्र आपको मिलेंगे फिजिक्स में जिनके हिसाब से अगर आपने सवाल कर दिया जेईई में, नीट में, तो एक उत्तर आपका आएगा और वो उत्तर वहाँ होगा भी, लेकिन वो गलत होगा। ठीक, इसलिए ध्यान रखें, जो सही है बस वही है। ठीक, आगे चलते हैं। अब मैंने कहा साहब ये है मेरे पास गैस हीलियम, इस फॉर्मूले से इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ। तो इंडिपेंडेंट रिलेशन, स्वतंत्र संबंध परमाणुओं में होना चाहिए, लेकिन परमाणु कितना, एक ही है, तो किसी दूसरे के साथ कोई संबंध होगा ही नहीं। R का मान 0, एक ही परमाणु है, N का मान 1, तो उत्तर सही आ गया। देखिए 3 आ गया, लो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। अब ले लेते हैं O2, O2 का अणु ले लेते हैं। तो O2 के अणु में F निकाल देते हैं। सही आ गया। क्यों? क्योंकि O2 में परमाणुओं के बीच में एक संबंध है, ये डबल बॉन्ड है, ये एक ही संबंध है, दैट इज सिंगल रिलेशन। ठीक, एक रिलेशन हो गया, परमाणु की संख्या 2 हो गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आ गई। सही है। CO2, ठीक, अब C को देखें, CO, ऐसे बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए फिर देखते हैं। 3 3 माइनस 1 2, भाई परमाणु में क्या संबंध है, 1 1 2, और तो कुछ नहीं है, 2 ही तो संबंध है, दो ही तो बॉन्ड है। अब कितनी आ रही है वैल्यू, 7, गलत, जबकि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। वो आप, मैंने बता रखा है, सरल रेखीय है ये, इसके पास कितनी ऊर्जाएं हो सकती हैं, इसका मतलब ये 2 ज़्यादा बता रहा है। बाकी संबंध कहाँ से लाएंगे, उन संबंधों को हम परिभाषित कैसे करेंगे, और ये तो बढ़ाता ही रहेगा। ठीक, अब देखिए संबंध कहाँ से ढूंढें, संबंध मिलना मुश्किल है, पता नहीं है, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा, देखो। अब इसके बाद अमोनिया, ये लॉन पेयर है, ये H है, इस तरीके से ये संरचना है, दैट इज ठीक। इसमें कितने परमाणु हैं, 4। कितने संबंध हैं, कौन गिनेगा, आपस में कितने संबंध हैं, N1 N2, भाई 4 है ये, चारों में कितने संबंध हैं, 1 2 3 4। अगर हम 4 चीज़ों को जोड़े हैं तो कितने संबंध हो जाते हैं, इस तरह के केस में 6 संबंध हो जाते हैं, 6। अगर मैं यहाँ 6 लिख दूं तो कितना हो गया, 6। लेकिन ये संबंध मैंने कैसे जोड़े, फिर ये कहेंगे साहब ये लॉन पेयर भी एक संबंध है, जबकि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 बता रहा है। ये लॉन पेयर भी इफेक्ट करता है, लॉन पेयर भी तो इस संरचना को प्रभावित करता है। तो ये फॉर्मूला हमेशा ही एक तो डिग्री को गड़बड़ करेगा, एक ये डिग्री हमेशा संख्या में बताएगा, जबकि इफेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक से परे जाते हैं, कुछ भी हो सकती है, डेसिमल में आ जाती है, पॉइंट में आ जाती है, कुछ भी आ जाती है। ठीक, क्योंकि वो यहाँ से निकलती है। ठीक, तो इसलिए जस्ट नॉट ए फॉर्मूला कि ये एक जुगाड़बाजी है, एक अरेंजमेंट है जो गड़बड़ कहीं भी कर सकता है, कर देता है। ठीक, थोड़ा सा मैंने आपको ये बता दिया कि कुछ लोग जो है
इसी तरीके से निकाल के छोड़ देते हैं इस चीज को।